हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला है जो पूरे हिंदुस्तान को खौफ में ला रहा है। आज करीब 2,739 नए मामले सामने आए हैं और 1,038 मरीजों की मौत हुई है, और वो भी तब जब भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव जोर शोर से चल रही है। इस सब के बीच वायरस के एक नए म्यूटेंट ने भी चिंता और बढ़ा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट को डबल म्यूटेशन वायरस कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि डबल म्यूटेशन का रूप संक्रमण फैलाने के साथ साथ बहुत खतरनाक है। देश के करीब 5 राज्यों में इसके वेरिएंट्स पाए गए हैं। आखिर क्या है ये डबल म्यूटेशन वायरस स्ट्रेन और इसको लेकर कितनी चिंता करने की जरूरत है, इसको समझने के लिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स का एक पैनल होगा, जिनसे हम कोरोना के इस नए स्वरूप पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डबल म्यूटेंट से आप कैसे बचें, ये कितना घातक है। अभी हमारे साथ मुंबई के लीलावती अस्पताल से डॉक्टर जलील पारकर वो जुड़ने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दें 2 और बड़े सीनियर डॉक्टर्स, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जो कि हेड ऑफ न्यूरोलॉजी हैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, और डॉक्टर शेखर मांडे जो कि DGCSIR है, बायोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए, एक दिन के अंदर 2 लाख मामले। इससे पहले 2020 में जब इससे ठीक आधे मामले, बल्कि आधे से भी कम थे, भारत ने एक दिन में 1 लाख मरीजों का आंकड़ा भी नहीं छुआ था, तब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। आज चुनिंदा राज्यों ने लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी अपनाई है, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इतनी तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? आइए सीधे चलते हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव के पास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रही होंगी। सुन रहे, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, पहले लोगों के दिल की बात जो हर आदमी सोच रहा है इस वक्त कि ये 2 लाख के मामले एक दिन में भारत में आने लगे हैं, कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। कोई एस्टिमेट है ये कहां जाकर के रुकेगा? ये मामले कितने बढ़ सकते हैं? सर, जैसे हमारे पास एविडेंस है अभी तक, वो 100 साल पुराना जो स्पेनिश फ्लू की पैंडेमिक है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। उसमें पहली वेव थी, उसके बाद सेकेंड वेव जरूर आई, वो पहली वेव से बहुत ज्यादा था। उसके बाद एक थर्ड वेव भी आई थी, वो फर्स्ट वेव से बड़ी थी बट सेकेंड वेव से कम था। उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे एंडेमिक में चले गए। इसी तरह 100 साल के बाद भी उसी ट्रैजेक्टरी हम अभी भी देख रहे हैं। तो सेकेंड वेव जो है अब आ गई, पर ये ज्योग्राफिकली एकदम से सब यूनिफॉर्म हमारे देश में नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट पीक शायद आ गया, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन में वो 60 ऑलमोस्ट 60,000 प्लस जाके वहीं पे रुक गए। 70,000 80 टच वुड 80,000 नहीं गया। हो सकता है वो पीक आ गया, वो प्लाट्यू होके धीरे कम हो जाए, पर हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी आने वाले हफ्तों में वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश में वहां पे तेजी से बढ़ेगा। एंड देयर आर सर्टेन मैथमेटिकल मॉडल्स प्रेडिक्ट किया है इन देशों में हमारा जो केस लोड ऑलमोस्ट 1 लाख तक हो सकता है एवरी डे। अगर उस तरह देखें तो सारा नेशन की जो नंबर्स है वो तो बढ़ेगी, पर जियोग्राफिकली कई रीजन्स में पीक कहीं टाइम पे होगा और खत्म भी कई टाइम पे होगा। इसी तरह दिल्ली में अब शायद हम शुरुआत में है, पीक होंगे, उसके बाद खत्म होगा। तो वेव्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो कब तक ये सारा हिंदुस्तान में खत्म होगा? मे बी सेवरल मंथ्स। इसीलिए एटलीस्ट अब हमारे पास जो एक्सपीरियंस जो है पिछले साल का, ये लेके हम सावधान होना है। वी शुड नॉट गोइंग टू कॉम्प्लेसेंस की जैसे वो खत्म हो रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। वी शुड प्रिवेंट एटलीस्ट अ थर्ड वेव फ्रॉम हैपनिंग। डॉक्टर साहब, आपने काफी मैं कहूंगा एक एविडेंस के साथ आपने ये बातें कही हैं। हमारे साथ आप डॉक्टर जलील पारकर साहब जुड़ रहे हैं, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। डॉक्टर पद्मा एम्स से हमारे साथ हैं, वो ये उम्मीद कर रही हैं कि शायद मुंबई ने इस सेकेंड वेव का पीक देख लिया है। आप मुंबई में हैं, आप रोजाना कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि मुंबई में कम से कम शायद वर्स्ट इज ओवर? मुझे नहीं लगता, हो सकता है और 1 आध महीना जाए,
या 15 दिन या 1 महीने तो भी लगने वाले हैं, when we can definitely say that the worst is over, not before that. क्योंकि अब इतने लोगों की, मरीज़ों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि सब तरफ मरीज़ ही मरीज़ हैं, हर हॉस्पिटल फुल हो चुका है। लेकिन हमको उम्मीद है कि ये 15 दिन से 1 महीने में धीरे धीरे एक प्लेटो आके सब वापस कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपका इंटरव्यू देख रहा था और आप उसमें जो आप बात कह रहे थे वो वाकई सोचने लायक थी हर किसी के लिए कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कितना स्ट्रेस में है। आपने उसमें ये भी कहा कि आपको ऐसा लगता है द सिस्टम हैज ऑलरेडी कोलैप्स्ड, ये हमारा तंत्र जो है ये कोलैप्स कर चुका है। कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मुझे लगता है हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है। अभी अगर आप कहते हैं कि कोलैप्स हो चुका है, हो सकता है कोलैप्स होने पर आया हो या कोलैप्स हो चुका हो, लेकिन सिर्फ ये जो डेडिकेशन है जो हेल्थ वर्कर्स का, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, हमारी गवर्नमेंट का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, टेक्नीशियंस का, इन लोग की जो सिर्फ ये मेहनत है जिसके वजह से मुझे लगता है कि हम इस पर हावी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको सब लोगों की मदद चाहिए। हमें दवाइयाँ चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए, हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स चाहिए, हमें इंजेक्टेबल मेडिसिन चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन ले लें, वो होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन लोग लेते हैं तो ये सब लोग जो है, इनको जो कोविड-19 अगर हुआ भी तो भी वो उस तरह से नहीं होगा, उतना क्रिटिकल नहीं होगा कि जिसके लिए उनको हॉस्पिटल में आना पड़े। उनका हम इलाज घर पर कर सकेंगे और ये लोग मौत से बच चुके होंगे। एक बात आप सब लोग ने समझनी चाहिए कि कोविड हम सबको होने वाला है, आज नहीं कल। हमको उसके ऊपर हावी होना चाहिए और उसके लिए हमें भी कुछ वैक्सीन के बावजूद, डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने कहा कि सबको कोरोना होना है, वैक्सीन के बावजूद होना है। बिल्कुल, वैक्सीन, आप एक बात समझ लीजिए कि वैक्सीन जो है वो आपको सिवियरिटी ऑफ कोविड से बचाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि मैंने 2 वैक्सीन ले लिया, मुझे कोविड बिल्कुल नहीं होगा, ये नामुमकिन है। कोविड के कुछ सिम्टम्स आपको आएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन के वजह से आप उतने क्रिटिकल नहीं होंगे कि जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लेना पड़े, आपको जाके इंजेक्शंस लेना पड़े, आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो जान बचानी है तो मेहरबानी करके सब लोगों ने वैक्सीन ले लें। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये वैक्सीन जो है, गवर्नमेंट तो हमारी मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो। तो अगर वैक्सीन की कीमत अगर 250 है तो जिनके पास, जिनकी माली हालात बहुत अच्छी है, उन लोगों ने खुद से अपने आप से और पैसे देने चाहिए ताकि वो 250 रुपये न दें, 500 दें, 1000 दें, 2000 दें, जिससे दूसरे गरीबों को वैक्सीनेशन मिल सकेगा। और ये मेरी गुजारिश सबसे है, कोई भी हो, कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी अगर आप वैक्सीन देते हैं, वो और 100 लोगों को बीमारी से बचा सकता है। तो अगर हमने ये, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ये आना चाहिए कि नहीं, हमको सबको लड़के कोविड-19 के साथ उसके ऊपर हावी होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर आप एक बार आप जो हालात फेस कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर, वहां पर अपने हॉस्पिटल में, अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकें दर्शकों के लिए कि हालत कितनी गंभीर है। हम बार बार देखते हैं, कभी तस्वीरें आती हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिलता, मरीज आप लोगों के ऊपर भी नाराज होते होंगे, आप लोग उससे कैसे डील करते हैं? इस वक्त एक वो डॉक्टर, एक अस्पताल जो कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, वो किन हालात से और किन दुश्वारियों से गुजर रहा है? देखिए, डॉक्टरों का पेशा और हेल्थ सेक्टर का पेशा ऐसा है, नर्सेज हो, वार्ड बॉयज़ हो, नर्सिंग अटेंडेंट्स हो, टेक्नीशियंस हो, क्या अच्छा किया तो भगवान ने किया, बुरा किया तो डॉक्टर्स और उनकी टीम ने किया। आप पूछ रहे हैं लीलावती हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में जो ट्रस्टीज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अभी और एक फ्लोर पर
कोविड-19 के पेशेंट्स एडमिट करना शुरू कर दिया है। हमने लोगों की जान बचाने के लिए, हमारी मैनेजमेंट ने जान बचाने के लिए, ताकि लोग मरे नहीं, लोग हमारे ऊपर चिढ़ रहे थे कि हम एडमिट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर ये हो रही थी, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ भी हो रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को एडमिट कर लो। हमने ये सोच कर के इन लोग सबको इलाज देना चाहिए, हमने हमारे 8th फ्लोर पे जहाँ पर कोविड वार्ड है उसमें लॉबी में हमने कम से कम 25-30 बेड्स डाल दिए थे। इलाज उनको सब वही मिल रहा था, डॉक्टर्स वही थे, वार्ड बॉयज़ वही थे, नर्सेज वही थे, टेक्नीशियंस वही थे, तो हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी इनके इलाज के लिए। इससे ज़्यादा हम क्या करते हैं? अब चूँकि हमने वो किया, आप हमारे ऊपर फिर वही थप्पड़ मारते हैं कि हम लोगों ने लॉबी में एडमिट की। ये तो शर्म की बात है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये वीडियो निकाल के बोला कि हम लोग लॉबी में उनको रखे हैं, रेफ्यूज एरिया में रखे हैं। अरे करें तो क्या करें? एक तरफ आप बोलते हैं कि हम लोगों ने जान बचानी चाहिए, वो हम कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों ने लॉबी में बेड्स कर दिया। नहीं, आप लोग हमारे से चाहते क्या हैं? अगर आप लोगों को इतनी हमारे से नफरत है तो मार डालो हम लोग सबको, आप लोग आ जाओ और आप लोग इलाज करो ना। कौन कहता है कि आप लोग आके इलाज मत करो? आ जाइए मैदान में तो आके बोलिए, बाहर बैठ के बड़ी बड़ी डेंगे क्यों मारनी है आप लोगों को? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों को हुआ क्या है। मानसिक कुछ प्रॉब्लम है डॉक्टर से और नर्सेस से और वार्ड बॉय से या हेल्थ वर्कर से? प्रॉब्लम किससे है आपको? हम क्या जान नहीं बचाए लोगों की? हमने अगर उसको कुर्सी पे इलाज दिया तो आपको क्या तकलीफ है? इलाज तो हम दे रहे हैं ना। दवाइयाँ हमको चाहिए, वैक्सीनेशन हमको चाहिए, वो मिलेंगी तो हम और कोशिश करेंगे। हम लोग सब थक चुके हैं, हमारे पूरे फैमिलीज़ में कोई ना कोई कोविड का शिकार हो चुका है और वो भी हम लोगों की वजह से। वो नर्सेज बेचारे 8-8 घंटे काम करते हैं। आप आइए, मुंह पे 2-2 मास्क पहनिए, पीपीई किट पहने, तब आपको मालूम पड़ेगा आप 10 मिनट सांस नहीं ले पाएंगे। तो जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 10 मिनट उन लोग ने कोविड मास्क और पीपीई किट पहना तो उसके बाद उनका हाल क्या होगा वो देखें। क्या हम लोग सबकी फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है? बड़े अफसोस का मकाम है ये। डॉक्टर साहब, और लोग बोलते हैं वही बात आके बोल रहे हैं, वही बात। अरे आंखें खोल लो, इसीलिए तो हम बार बार आके बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी आंखें खोलो, अभी भी वक्त इतना बुरा नहीं है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने बात कही 100% सच है, उसमें उससे कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। और अगर आज के हालात में अगर कोई किसी डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, मेडिकल स्टाफ को, फ्रंट लाइन वर्कर्स की कमियां गिनाता है तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस कोई बात नहीं हो सकती है। आप लोग हैं तो आज शायद जिंदगियां बच रही हैं, देश चल रहा है, ये बात मैं ही नहीं हम सब लोग यकीन करते हैं। और आपकी बातों में आपकी तकलीफ झलकी है आज। जब वो तस्वीरें दरअसल दिखाई जाती हैं, जब कोई पेशेंट लेटा हुआ है जिसको बेड नहीं मिला, वो शायद ज़मीन पर ही उसको दे दिया गया, कुछ कोई मेडिसिन दे दी गई है, या दिखता है कि वो कुछ इंटरवीनस उसको ग्लूकोज दिया जा रहा है, वॉटेवर, मैं नहीं जानता। वो सवाल सर दरअसल आपसे नहीं होता, वो होता है गवर्नमेंट से। वो होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाई कि ये ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। लोगों की गलती सबसे पहले है, सबसे पहले लोगों की गलती की वो अब भी नहीं समझ रहे कि कोरोना कितना खतरनाक है। लेकिन कोई तो होगा जो ये सोच, जो आगे की सोचता होगा कि भाई आने वाले दिनों में ऐसे हालात बनेंगे, तो फिर किसकी गलती है? डॉक्टर पारकर, आप ही बताएं। आप मुझे एक बताएं कि अगर आपके बच्चों को आपने गोद में उठाया है, सर पे बोझा लिया है, आप मुंबई से थाने तक चल के जाके बताएं, मैं मान लूँगा आपको। इतना भी लोगों को समझता नहीं है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है। और फिर बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स सब वापस चले जाएंगे, वापस जाएं, और उन लोग जाके गांव में क्या करेंगे? उनका पेट कौन भरेगा? वो भूखे नहीं मर रहे हैं, 6-7 महीने तो भूखे मरे, उसके बाद आए, अब वापस सब लोग चले गए। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है? क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते?
क्या हम सब लोगों की मदद नहीं कर सकते? आखिर वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान में गरीब पैदा होना क्या उन्होंने पाप किया है? मुझे यह बताइए। अगर वो गरीब है, उसके पास तो वक्त भी नहीं है कि वो किसी चीज़ के बारे में सोचे। वो बस यही सोचता है कि कल की मैं रोटी मेरे बच्चों को, मेरे बीवी को, मेरे माँ बाप को, भाई बहनों को, खुद को कैसे खिलाऊं। इतना तो सोचिए आप लोग। क्यों मारना चाहते हैं? मैं किसी के रिलीजियस इसमें पढ़ने नहीं मांगता, लेकिन ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। नहीं तो कल उठ के ये बोलेंगे वो ये रिलीजन का था, वो रिलीजन का था, उसने ये बात की, उसने वो बात की। अरे इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। ये सब बंद कर दो, मेहरबानी करो। हम लोग थक चुके हैं। मैं तो एक बार मरते मरते बच गया हूँ। मुझे इतनी थकान हो चुकी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं वापस से मुझे कोविड हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। और वो मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं, वो लोग भी क्या करेंगे। रोज़ आते हैं, हम रोज़ वही देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, भीख मांगते हुए उन लोग देखते हैं। हमसे सहा नहीं जाता अभी। कम से कम अभी तो आंखें खोलो, मेहरबानी करो। लोग कहते हैं टीवी पे क्यों भीख मांग रहे हो, तो और क्या करें, हम मजबूर हैं। हम मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। उससे ज़्यादा हम क्या करें। हम तो हाथ जोड़ के भीख मांग सकते हैं, उसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस का मकाम है। और साहब ये बातें आपकी सुनकर भी किसी की आंख नहीं खुले तो फिर क्या कह सकते हैं, उसको आंख वाला अंधा ही कह सकते हैं। मैं बहुत जल्द वापस लौट रहा हूं। डॉक्टर पद्मा भी हमारे साथ हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहे हैं। भारत में एक दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं और स्थिति इससे ज्यादा खराब कभी नहीं रही है। हमारे साथ डॉक्टर जलील पारकर हैं लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से, और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं एम्स से, और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शेखर मांडे, डीजी CSIR हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर पारकर बता चुके हैं हालात कितने खराब हैं इस वक्त। कुछ लोगों ने ये बात कहना शुरू की है, कुछ एक्सपर्ट्स ने, कि इस बार जो हम ये दूसरी लहर कोरोना की देख रहे हैं, लोगों की लापरवाही या लोगों का ये मान लेना कि अब कोरोना विदा हो गया है, तो उन्होंने मास्क को भी विदा कह दिया, दूरी मेंटेन करने को भी विदा कह दिया, वो तो सबसे बड़ी वजह लगती है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई म्यूटेंट स्ट्रेन है? कुछ लोगों ने कहा डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकें ऐसा कुछ है तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी पैंडेमिक लहरों में आता है। हमें पता है कि पहली लहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, और दूसरी लहर जनरली पहले लहर से थोड़ी ज्यादा तेज होती है। ये सब पैंडेमिक्स में ऐसा होता है। इसके पीछे में अनेक कारण होते हैं कि क्योंकि ये एक लहर हमें इतनी तेज लग रही है इस बार की। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि लोगों में लापरवाही, जैसे कि आपने बताया। दूसरा कारण ये होता है कि ये जो डिसीज है, ये महामारी जो है, ये बंद कमरों में जहाँ पे वेंटिलेशन कम हो वहाँ ज़्यादा फैलती है, खुली हवा में कम फैलती है। तो हो सकता हो कि लोगों की लापरवाही की वजह से लोगों ने जो शादियों की, बर्थडेज की पार्टी वगैरह शुरू की, या रेस्टोरेंट्स और बार्स वगैरह जब खुल गए थे, और जब लोगों ने बंद कमरों में जब आना शुरू किया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और तीसरा कारण जो है, जो आपने जो बताया कि म्यूटेंट्स का, वो हो सकता है। लेकिन आज के दिन में हमारे हाथ में ऐसा कोई खास पुरावा नहीं है ये यूके स्ट्रेन के अलावा कि जो स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैल रहा हो। यूके स्ट्रेन निश्चित रूप से ज्यादा तेजी से फैलता है, ये शास्त्रज्ञों का मानना है। शास्त्रों ने दिखाया भी है कि जिसे हम लोग B117 स्ट्रेन जो कहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन बाकी के स्ट्रेन जो डबल म्यूटेंट का जिसने आपने जिक्र किया, उसके ऊपर आज पढ़ाई जारी है, और इसका विश्लेषण करने में हम लोगों को और 8-10 दिन और लग जाएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि सही में डबल म्यूटेशन की वजह से ये थोड़ा तेजी से फैल रहा है या नहीं। तो डॉक्टर पद्मा, आप भी ये मानेंगे कि इतने सारे मामलों के लिए ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर, हम ये जो हमारा इंसानी बर्ताव रहा है ढिलाई पने का, वो ज़्यादा उसके लिए उसकी वजह बना है, या कोई इस किस्म का नया कोरोना स्ट्रेन है जो पहले से ज़्यादा तेजी से फैल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, बट ये जो म्यूटेशन भी ह्यूमन बिहेवियर से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना वो फैलता है, जितने नंबर होते हैं, एंड द वायरस विल स्टार्ट टू ट्राइंग टू सर्वाइव।
तो वो जितने लोगों को ये फैलता है वो म्यूटेशंस भी उतना तेजी से ये म्यूटेशन भी है स्पाइक प्रोटीन जिसके वजह से वो एंटर करती है एंड वो इन्फेक्टिविटी रेट ये एक्चुअली हमारे वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज हैपेंड इन अदर कंट्रीज आल्सो। उसमें भी हमने देखा है कि ये जियोग्राफिकल एरियाज में ये म्यूटेशन हुआ पर वो ट्रांसमिशन कैसे आया, वो दोबारा ट्रैवल से ही तो आया, अगेन लोगों की मूवमेंट से ही आया। लोग मूवमेंट भी किए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया तो वो लेकर आ गया अपने साथ। तो पीपल मूवमेंट भी तो था क्योंकि ये यूके वेरिएंट हो, ब्राजीलियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, जो भी हो, और इंडिया में इतने सारे आ गया तो अपने आप म्यूटेशंस भी आ जाता। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड व्हाई म्यूटेशंस हैपन। तो उसमें कॉर्नरस्टोन ह्यूमन बिहेवियर रहेगी और वो रहता। दिस हैज हैपेंड थ्रू सेंचुरीज। हमारा ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होगा सर। ओनली थिंग इज हम ज्यादा अवेयरनेस है। अब आप देखिएगा जब तक वैक्सीन नहीं आई हम सब वी वर प्रेइंग कि वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन जब आई, रोल आउट हुआ, आपने देखा कितना वेस्टेज हुआ। लोग जा ही नहीं रहे थे कि वैक्सीन लगाए, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं जा रहे थे। जब उसके बाद वो उसमें बहुत लोग आके कहा कि लगाओ, उसके लिए अच्छा है। देन वैक्सीन जब शॉर्टेज आने लगे तो सैकड़ों लोग आके वी वांटेड वैक्सीन। ये क्या बिहेवियर है? जब वैक्सीन रोल आउट हुआ तो तुरंत आके क्यों नहीं लगवाया लोग? वो भी तो एक मामला हो गया ना। तो आई थिंक दिस ह्यूमन बिहेवियर इज इनहेरेंट। ये हम जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन से जैसे जापान है, उनको मास्क पहनने की वो अपने जेनेटिकली वो प्रोग्राम्ड है, वो पहनेंगे और हम लोग नहीं पहनेंगे। तो दिस आई थिंक इज समथिंग व्हिच इज देयर, वी आर बोर्न विद। ये तो हमको सीखना पड़ेगा। हम अगर नहीं पहनेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, जितने लोग बीमार पड़ेंगे उतनी ज्यादा मौतें होंगी। इससे ये तो बड़ा सरल सी बात है हर किसी के समझने के लिए। डॉक्टर मांदे, एक चीज और है, जैसा अभी डॉक्टर पद्मा ने कहा, जब वैक्सीन नहीं थी तो लोग दुआ कर रहे थे वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ गई तो लोग वैक्सीन से डरने लग गए। अब जब वैक्सीन लोगों ने नहीं लगवाई, अब मामले बढ़े तो अब एकदम से रश हुआ तो अब कहने लगे वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। केवल वैक्सीन की बात नहीं है, हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं भाई आप रेमडेसिविर की शॉर्टेज हर राज्य बोल रहा है कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जब मामले कम हो गए थे तो कंपनियों ने रेमडेसिविर बनाना कम कर दिया। आज टेस्ट किट्स की कुछ लोग कमी बताते हैं, जब मामले कम हो गए तो हमने टेस्ट किट्स जो है एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। इसीलिए मैं पहले भी पूछ रहा था, आप नहीं थे, हम अपनी तैयारी किसी एक कुछ आगे देख करके कि हमको इतने केस लोड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तभी तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई खला में इन्फिनिटी में तो अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। हमारे पास कोई तरीका है ये मापने का कि आज हमारी तैयारी कितने केसेस के लिए होनी चाहिए? ये तो एक्चुअली मानना गलत है कि तैयारी हमारी नहीं है। शुरुआत से हमने देखा है कि सरकार की तैयारी पूरी रही है और इसलिए पहला जो लॉकडाउन हुआ था पिछले साल वो इसीलिए किया गया था कि पूरी तैयारी करने के लिए। और आज के दिन वैसे देखा जाए कि जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, वैसे आज ही बयान आया हुआ है गृह महापात्रा साहब का, डीपीआईटी का, कि वैसे ऑक्सीजन की ज्यादा कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो राज्य सरकार उनको अपने आप कांटेक्ट करके कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को अगर वहां से ले, तो ऐसे देखा जाए तो ऑक्सीजन की वैसे कमी नहीं है। तो आपने भी देखा होगा सर, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने जब लोगों को एड्रेस किया, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, और हमने जब ऑक्सीजन डिमांड की तो हमको जो स्टेट से लाने के लिए बोला गया बाय रोड लाएंगे, चार दिन एक हफ्ता हमको लगेगा। अब महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन आएगी। उन्होंने तो ये कहा कि मुझे ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की मदद की जरूरत है। ही इज सेइंग कि शॉर्टेज है ऑक्सीजन की। तो आज मैंने एक ट्वीट किया, आपने देखा कि नहीं देखा नहीं पता नहीं, हमारा तो एक संस्थान है देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उन्होंने एक सॉल्यूशन बना के रखा है कि जिसमें ऑन साइट हम लोग ऑक्सीजन तैयार करते हैं। हवा में से ऑक्सीजन को एनरिच करके मेडिकल ग्रेड का ऑक्सीजन जो है हम तैयार करते हैं। करीबन 500 लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन तैयार हो जाता है। और आज किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को इसकी जरूरत पड़े तो हम वो वहां जाके ऑक्सीजन यूनिट जितने नंबर्स में चाहे उतने नंबर्स में बनाने के लिए तैयार है। नॉर्मली एक पेशेंट की जरूरत होती है करीबन 7 से 10 लीटर पर मिनट की, और हमारा जो ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट जो है वो करीबन 500 लीटर पर मिनट बनाता है। तो इसलिए हम लोग किसी भी अस्पताल में जाके, किसी भी जगह जाके, देहातों में, गांवों में जाके ये यूनिट लगाने के लिए तैयार है। आपके मार्फत हम लोगों को यही अपील करना चाहेंगे कि किसी भी राज्य सरकार को जरूरत हो तो हमें कांटेक्ट करें। ऑक्सीजन की दूरी तो नहीं रहनी चाहिए वैसे।
अभी डॉक्टर पारकर हमारे साथ हैं। डॉक्टर पारकर, अभी एक तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहे थे कि जब मार पड़ती है तो गरीब पे कैसे पड़ती है, उसको, अपने बीवी बच्चों को, और जो भी उसके पास उसकी जायदाद क्या होती है, दो सूटकेस एक बैग, वो उठा करके वो चल पड़ता है बस अपने गांव की ओर, और वो भी गारंटी नहीं है कि वहां उसके पास कुछ खाने को होगा कि नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर पारकर, ये ऐसा लगता है कि दोहरी तलवार है, क्योंकि आप सरकार के पास जब जाते हैं, सरकार कहती है कि हमारे पास केस लोड कम करने के लिए, अस्पतालों के ऊपर से दबाव कम करने के लिए एक ही तरीका है कि हम पाबंदियां लगाएं, हम लॉकडाउन करें। लॉकडाउन करेंगे तो रोजगार जाएंगे तो लोग पलायन करेंगे, और क्या तरीका है फिर? देखिए, इसकी बहुत सारी चीजें हैं, खाली एक सवाल का एक जवाब देके नहीं चलता। आपको हम सब नागरिकों को ये समझना चाहिए कि ये जो बीमारी है वो क्यों बढ़ रही है, और उसके कारण एक नहीं है, उसके कारण बहुत सारे हैं। मनुष्य जो है उसको आप महीनों घर में बांध कर नहीं रख सकते। पहले तो वो कर दिया क्योंकि वो उस वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन उससे कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हो गया कि घर में बैठे बैठे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो खेल नहीं पाते थे। 1 साल हो गया है, वो अब दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। दूसरा, लॉकडाउन के वजह से लोगों की नौकरियां चली गई। अगर मियाँ बीवी कमाने लगे हैं तो उसमें से या तो मियाँ की या बीवी की पत्नी की या पति की नौकरी गई है। नौकरी अगर एक बची है उसमें भी 10%, 20%, 25% जो सैलरी कट दिए हैं। अब हर इंसान के हर घर में कुछ खर्चे होते हैं, कुछ EMI होते हैं। अगर उसने बेचारे ने स्कूटर लिया होगा उसका EMI होगा, घर भाड़े पे लिया होगा उसका EMI होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं उसका खर्चा होगा, कॉलेज जाते हैं उसका खर्चा होगा, माँ बाप होंगे, सास ससुर होंगे, जो भी है ये खर्चे। अब ये खर्चों को कवर कैसे करें? तो उसके वजह से ऐसा हुआ है कि लोग अभी कहते हैं कि ऐसा मरने से अच्छा तो वैसा मरो, बाहर निकलो। क्योंकि घर जाओ, बच्चा बोलेगा डैडी मेरे को बाहर लेके चलो, हमको घुमा फिराओ। बीवी कहेगी मुझे बाहर निकालो, मैं तो घर में तंग आ चुकी हूँ। माँ बाप जो है वो बोलेंगे कि हम 1 साल से बाहर नहीं निकले, हम भी तो इंसान हैं। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, हर चीज़ का दूसरे पर उसका असर पड़ रहा है। छोटी छोटी दुकानें नहीं खुलेंगी तो वो कहाँ से कमाएंगे? जो क्रेडिट पे माल लेते हैं वो कहाँ से देंगे दूसरों को? रेस्टोरेंट्स जो खुलते हैं उसमें अगर 2 बावर्ची रहते हैं, बाकी वेटर्स रहते हैं, चाहे वो 2 वेटर हो, 6 वेटर हो, 10 वेटर हो, उनको जो 15,000, 20-25 हज़ार रुपया जो मिलता है वो उनको नहीं मिलने वाला है। वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सिर्फ ये कहने से कि पाबंदी लगनी चाहिए या लोगों ने भी समझना चाहिए, मैं कबूल करता हूँ कि लोगों ने भी समझना चाहिए, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि भाई अगर बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं वहाँ सब लोग आते हैं, बड़े बड़े मोर्चे होते हैं, बड़े बड़े रिलीजियस गैदरिंग होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें कहाँ पाबंदी है? सही तो हमको क्यों पाबंदी है? तो एक रिवोल्ट, एक रेवोल्यूशन होता है, और वो हद अभी हो चुकी है हर घर में। हर घर में यही कहा जाता है कि हमारे ऊपर रोक क्यों? जी। तो इन सब चीज़ों को, ये सब हालात को देख के हमें ये लगता है कि मिलकर सब करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें तो इस वक्त एक जवाब चाहते हैं। अब आप लोग वो लोग हैं जो फेस कर रहे हैं सारी चीजों को, डील कर रहे हैं उनसे। हम तो ये समझना चाहते हैं इस वक्त आपकी दरकार क्या है? क्या करे गवर्नमेंट? आखिरकार करेगी, सरकार करेगी। आम आदमी से आप अपील कर सकते हैं, क्या चाहिए सरकार से इस वक्त हमको कि ये हमको मिल जाए तो शायद हम कुछ और बेहतर कर पाएंगे। डॉक्टर पारकर, आप पहले आप ही जवाब दें, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाता हूँ। सब में पहले तो यह है कि दवाइयाँ होनी चाहिए, घर घर वैक्सीनेशन होना चाहिए जी। वैक्सीनेशन सबको मिलना चाहिए, और गरीबों को अगर फ्री में मिले तो बहुत ही अच्छा है, अमीरों ने पैसा दे देना चाहिए। आप अगर वैक्सीन लेते हो, 250 रुपये का वैक्सीन है, आपने अगर 1000 रुपया दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये 45 साल वाली जो अभी एज बार है, आप चाहते हैं ये चली जाए, सब यूनिवर्सली लगे? वो भी लगनी चाहिए, बिल्कुल।
वो भी चली जाए। दूसरी बात है, दवाइयाँ जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में मर रहे हैं और मैं पूरे बम्बई में घूम रहा हूँ, थाना से लेके यहाँ वहाँ से लेके कांदिवली से बोरीवली से लेके नरीमन पॉइंट तक मुझे वो इंजेक्शन ढूंढने के लिए। ये सब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात है कि इकोनॉमी को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हालात, लोग रास्ते पर आएंगे, मारा मारी लूटा लूटी हो जाएगी, सब डकैत बन जाएंगे, लूटने लगेंगे। कई जगहों पे तो ये शुरुआत हो भी गई है। मैं आपकी बात का जवाब ले लूं, मुझे लगता है डॉक्टर मांडे हमारे साथ हैं। एक मिनट, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, मैं IAS ऑफिसर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं समझता, लेकिन ये सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, इन लोग ने बैठ के सोचना चाहिए, एक प्लान चार्ट आउट करना चाहिए और वो जल्द से जल्द प्लान को एप्लीकेबल करना चाहिए। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए, बेड्स होने चाहिए। और मैं क्या सर, मुझे अलाउ करें, मैं जरा समय का मैं जवाब ले लूं आपकी बातों का। आपने बहुत बुनियादी बातें उठाई हैं डॉक्टर मांडे। हमारे पास भी लोगों को शायद लगता है कि हम लोग मदद कर सकते हैं, हम किसी को जानते होंगे तो हम मदद कर देंगे। हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है आम लोगों की, वो 2-3 किस्म की होती हैं। मुझे अस्पताल में बेड दिला दो, या मुझे ऑक्सीजन वाला बेड दिला दो, या मुझे ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिला दो। ये 2-3 बातें ये आदमी हर तरह से कोशिश कर रहा है मुझे मिल जाए। इनकी कमी क्यों है और ये कब दूर होगी? तो ऐसी बात है कि महामारी में नंबर इतना बढ़ गया है कि हो सकता है कि कहीं जगह काफी जगह कमी महसूस हो रही हो अस्पताल के बेड्स की वगैरह, लेकिन इसके ऊपर प्रयास तो लगातार जारी है। कि ऐसा कहना गलत होगा कि प्रयास नहीं हो रहे किसी तरफ से, और सब लोग हम यहाँ पे बैठे हुए दिल्ली में, तो प्रयास तो जारी है कि जहां जहां अस्पतालों के बेड अवेलेबल हो। सरकार ने एक ऐप भी बनाया है जिससे पता चलता है कि कहाँ से क्या अवेलेबल हो सकता है वगैरह। तो इनके मार्फत लोग जरूर पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज अवेलेबल हो और कौन सी नहीं हो। जैसे कि एक हमारा आरोग्य पथ ऐप है जिसमें आप देख सकते हो कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत हो और अपने पास में कहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है या कोई दवा अवेलेबल है तो वो डाउनलोड कर ले अवश्य। उससे मार्फत पता चल जाता है कि वैसे चीजों की कमी कितनी महसूस है कितनी नहीं है तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इन चीजों को हल जरूर किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं सर कि ये इससे और ज़्यादा ख़राब हालात ना हो और हम अभी इसकी रोकथाम कर पाएँ। आप सबने लोगों से अपील की है, हम भी अपील करते हैं। ये बिहेवियर हमको सीखना पड़ेगा कि इस बीमारी से हमें कैसे बचना है। इसमें आप भी, डॉक्टर्स भी उतने ही शामिल हैं, आम लोग भी और हमारे जैसे लोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारकर, डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर मांडे, आप तीनों का। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया, ये आपको डिटेल में बताएंगे एक ब्रेक के बाद। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।